हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरवीओ प्रेप गुरु। चलिए आज का एडिटोरियल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एडिटोरियल डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कुछ कंटेंट इनरिचमेंट, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले है जेंडर गैप्स इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के बारे में। इंडिया का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, वो लगातार 3 दशकों से घट रहा है। 90s को यदि हम इग्नोर कर देते हैं तो यहाँ पे हम लोग इस ट्रेंड को देख सकते हैं किस तरीके से स्टीप डाउनग्रेड हमें देखने को मिल रहा है, और ये काफ़ी चिंता का विषय है, काफ़ी आश्चर्यजनक बात भी है। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है कि यदि हमने जेंडर पैरिटी ला दी तो इंडिया का जो जीडीपी है वो 27% तक बढ़ सकता है। बहुत बड़ा नंबर है 27%। अभी कोरोना के समय में बहुत बड़ा डाउनग्रेड जीडीपी में हमें देखने को मिला था। आफ्टर मेनी डिकेड्स जीडीपी वाज कॉन्ट्रैक्टेड। रीज़न फॉर लो पार्टिसिपेशन रेट को देख लेते हैं। वोमेन का जो एजुकेशन लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। आश्चर्य की बात है कि एजुकेशन मिलने से उन्हें गुड एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, पर यहाँ पर जो है वो नौकरी ही नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन की वजह से वो ज़्यादा समय तक पढ़ाई करते रहती हैं और फिर उनके बाद शादी का उम्र हो जाता है और जल्दी उन्हें ब्याह कर दिया जाता है, शादी कर दी जाती है, या फिर पढ़ाया ही इसलिए जाता है ताकि एक अच्छा घराना मिले। और फिर जब अच्छे घराने में जाते हैं तो बोलती हैं कि हम इतना कमा ही रहे हैं कि तुम्हें कमाने की क्या ज़रूरत है। यही हमारा सेकंड पॉइंट भी है। यदि हाउस होल्ड इनकम अच्छा है तो वुमेन को कहा जाता है कि आप घर पे बैठिए। लैक ऑफ फॉर्मल वेज एम्प्लॉयमेंट, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट सिस्टम में जॉब सिक्योरिटी होती है, इनफॉर्मल में वैसा नहीं होता है। वर्क कंडीशन यहाँ का अच्छा होता है, यहाँ पर जो सैलरी है वो अच्छी होती है। इनफॉर्मल में वैसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। सोशल कल्चरल नॉर्म्स, जो हमारी घिसी पिटी धारणाएं हैं, वो भी इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं कि शादी होगी तो वुमेन को अपना घर छोड़ करके उधर जाना होगा, अपने हस्बैंड के घर जाना होगा, जिसकी वजह से जो यहाँ पर यदि वो जॉब कर रही है तो वो छूट जाता है। रिलीजियस फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, कास्ट रिलेटेड फैक्टर्स हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वर्क प्लेस पे रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं वो भी एक बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं, जॉब छूटने का या जॉब ना करने का। गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं ताकि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है फीमेल का वो ना घटे, पर फिर भी अभी तक तो काबू में नहीं आया है। कोड विच 2019, जो कि किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है। इक्वल वेज मिलना चाहिए, रिक्रूटमेंट सिस्टम डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए, वर्क कंडीशन अच्छा होना चाहिए। वुमेन वर्कर्स अब नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकती हैं लीगली। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को कंसेशनल लोन्स भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है टॉकिंग टू तालिबान, इट्स अगेन कंटेंट इनरिचमेंट। इंडिया जो है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का काफ़ी इस्तेमाल करता है अफगानिस्तान में। अभी तक उसने 3 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं, जिसमें से कि दिलाराम जारंज हाईवे है, इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम है, अफगान पार्लियामेंट बिल्डिंग है। पर अब इंडिया को चाहिए कि वो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी से आगे भी बढ़े, ये भी कंटिन्यू रहे, पर उन्हें अफगान मिलिट्री जो है, जिसके बारे में हमने कल डिस्कस भी किया था, उसे इक्विप भी करें, ट्रेन भी करें। नेक्स्ट है एडिटोरियल डिस्कशन है द हिंदू का, द जेंडर टेक्नोलॉजी गैप हैज़ टू एंड। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस के अनुसार वर्ल्ड में जो वुमेन पॉपुलेशन जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उनका नंबर्स बहुत ही भयावह है, बहुत ज़्यादा है। साउथ एशिया की बात करें तो स्थिति बिल्कुल ख़राब है। 100 वुमेन जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है तो उसमें से 50 वुमेन सिर्फ साउथ एशिया की हैं। इंडिया के देखें तो यहाँ तो मात्र 15% वुमेन ही इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही हैं। 85% वुमेन दे हैव नो एक्सेस टू इंटरनेट। और हम लोग अभी लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग की बात कर रहे हैं। आखिर पढ़ाई कौन कर रहा है, आखिर शॉपिंग कौन कर रहा है, आखिर ऑफिसेस कौन अटेंड कर रहा है? मेन ज़्यादातर कर रहे हैं। फैक्टर्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, वुमेन डिसेंसी के नाम पर हम कहते हैं कि जो है इट इज़ अगेंस्ट द डिसेंसी ऑफ वुमेन। अगर वुमेन को फ़ोन देंगे तो हो सकता है कोई लड़का कॉल करके उन्हें तंग करेगा, हो सकता है कि ऑनलाइन चैट करके उन्हें तंग करेगा, बुलिंग, साइबर बुलिंग जिसे कहते हैं, और इसका खराब इम्पैक्ट देखने को मिलता है। खासकर कोरोना के समय में वुमेन के पास किस तरीके से कोरोना से बचा जाए इसकी जानकारी मेन के मुकाबले कम है।
वैक्सीनेशन के समय में उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। एक तो उन्हें पता नहीं है कि रजिस्टर कैसे करना है, और यदि पता भी है तो उनके पास फ़ोन नहीं है, राइट। फेमलेस टेक्नोलॉजी को हमें प्रमोट करना चाहिए। फेमलेस टेक्नोलॉजी जो वीमेन फ्रेंडली टेक्नोलॉजी होती हैं, फेमलेस टेक्नोलॉजी जो सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज दे कि सोसाइटी शुड बी इंक्लूसिव, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड होना चाहिए। कंक्लूजन, bringing an end to the gender technology gap will save lives and make livelihood more secure। यानी कि जेंडर टेक्नोलॉजी गैप को यदि हम लोग कम करें तो जानें बचाई जा सकती है, वोमेन की जान बचाई जा सकती है, उनके बच्चों की जान बचाई जा सकती है। नेक्स्ट वेव जो बच्चों पे आने वाला है, ऐसा कहा जाता है, उसे बचाने के लिए ज़रूरी है कि ये जो गैप है इसे ख़त्म किया जाए। नेक्स्ट न्यूज़ है द यूनियन गवर्नमेंट को लेकर के। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अ यूनिफाइंग इफेक्ट। इट वाज एन एडिटोरियल इन द हिंदू। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया है, जो भी उनका ऑफिशियल प्रेस रिलीज होगा या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होगा उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की बजाय वो यूनियन गवर्नमेंट का ही इस्तेमाल करेंगे, यानी इस टर्म का वो इस्तेमाल करेंगे इंस्टेड ऑफ दिस टर्म। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के बजाय यूनियन गवर्नमेंट का इस्तेमाल ही क्यों? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को प्रमोट करता है। आर्टिकल 1 इंडिया जो कि भारत है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यहाँ पे यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कहीं पर भी सेंटर गवर्नमेंट जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर के इंटेंशन को दिखाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इंटेंशन को दिखाता है। कुछ इश्यूज भी हैं इससे रिलेटेड कि ये फेडरलिज्म के कहीं ना कहीं अगेंस्ट है, पर आखिर भीमराव अंबेडकर साहब ने स्ट्रॉन्ग सेंटर को प्रमोट क्यों किया? तो उस समय का जो समय था वो पार्टीशन का समय था, पाकिस्तान बना था और पाकिस्तान बहुत सारे स्टेट्स को अपनी ओर खींचना चाहता था। पाकिस्तान ने कश्मीर वॉर किया था 1947 में, और अंबेडकर साहब ने यह भी कहा है कि ठीक है द सेंटर इज स्ट्रॉन्ग, पर जो भी उसके पास पावर है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन से है, और स्टेट के पास भी पावर्स दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इट मीन्स द फेडरल प्रोविजन इज सेफ गार्डेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो फेडरल फीचर है, फेडरलिज्म है, इट इज़ द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑल्सो। नानी पालखीवाला के द्वारा एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि यह मायने नहीं रखता है कि स्टेट बुक में क्या लिखा हुआ है। इट मीन्स इट्स इम्पॉर्टेंट, बट कौन पावर में है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो पावर में है उसका दिल कैसा है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो फेडरलिज्म एंड फीचर्स ऑफ इंडियन यूनियन के बारे में आप लक्ष्मीकांत किताब में देख लीजिएगा। आज का एडिटोरियल डिस्कशन यहीं एंड होता है। होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।